हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल दिलीप सर एजुकेशन में। आज से हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम आपको अध्याय के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए कि चैप्टर 1 देखिए, नाम क्या है अध्याय का? संसाधन एवं विकास। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। पहले इसमें पता करते हैं कि संसाधन क्या होता है और विकास क्या होता है। संसाधन आप लोग पहले पढ़े होंगे कि संसाधन वे वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से परिभाषा सही नहीं है। अब 10th में पढ़ेंगे, ये थोड़ा अधूरा परिभाषा है। 10th में इसमें कुछ जोड़ना पड़ता है। जैसे संसाधन वे वस्तुएं जिसे हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। आर्थिक रूप से संभाव्य का कहने का मतलब है कि कोई चीज़ हम मान लीजिए निकालें और उसमें हमको अधिक पैसा खर्च हुआ और कम मात्रा में प्राप्त हुआ, तो उससे हम नहीं कहेंगे कि वो संसाधन है। और दूसरा चीज़ सांस्कृतिक रूप से मान्य, मतलब कोई चीज़ हम निकालें और वो समाज में कोई उपयोग ही नहीं करे, तो वो भी हम उसको भी पूर्ण रूप से संसाधन नहीं कहेंगे। इसीलिए उसमें दो वर्ड जोड़ना पड़ता है कि जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो उसी को हम संसाधन कहते हैं। तो देखिए, पहले संसाधन और विकास का मतलब हुआ कि संसाधन का हम कैसे विकास करेंगे, यही सब। तो देखिए, इसमें कुछ है कि संसाधन का कई टाइप का वर्गीकरण किया गया, जैसे उसके उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उसके विकास के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव, दूसरा अजैव। जैव में होता है कि वे वस्तु जिसमें जीवन व्याप्त होते हैं उसे जैव कहते हैं। सिंपल में जिसमें जीवन व्याप्त होते हैं उसे जैव कहते हैं। जैसे देखिए, जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, मत्स्य जीव जितने भी हैं ये सब है जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में हो गया जिसमें जीवन व्याप्त नहीं हो, अर्थात वो निर्जीव चीज हो, तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया पहाड़, हवा, जल, मृदा, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। दूसरा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब सॉरी, असमाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो कि मतलब जिसका भंडारण असीमित है, जिससे कि किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया आपका देखिए पवन ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? आपका नवीकरणीय संसाधन, इसका भंडार सीमित नहीं है। और नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिसका हम एक ही बार उपयोग करेंगे उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, जिसका भंडार सीमित है। इस जैसे कि हो गया खनिज, लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या हुआ? और नवीकरणीय संसाधन। और तीसरा आधारित माना गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जो किसी निजी व्यक्ति के हक में होता है, ऐसा संसाधन जो कि किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, निजी कुआं, आपके घर में कुआं होगा, वो कुआं हो गया निजी संसाधन। आपका तालाब, कोई स्पेशल तालाब होना चाहिए। कोई सामूहिक रूप से तालाब है तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, लेकिन अगर आपका स्पेशल तालाब होगा तो उसे हम तालाब को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे सरकार द्वारा दी गई आवंटित भूमि, जिस आपका पर्सनल भूमि जो है वो आपका हो गया व्यक्तिगत संसाधन। और उसके बाद दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं जिसमें कि पूरा समुदाय का जिस पर अधिकार होते हैं। जैसे देखिए पार्क जो होता है, पार्क, मैदान, खेल का मैदान हो गया, आपका पिकनिक स्थल जो हो गया वो भी एक सामुदायिक संसाधन है। और शमशान घाट में सभी, शमशान घाट तो पूछते होंगे, वो हो गया आपका सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में होता है कि जिसमें देश का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिसमें पूरा देश का, जैसे रेल लाइन, उसका सड़क निर्माण, नदी, इस सब का अधिकार किस पर होता है? सरकार का होता है, इसलिए उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें कि किसी भी देश का अधिकार नहीं हो, उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उस पर अधिकार होता है। जैसे कि समुद्री मील से तट रेखा से किसी भी देश के समुद्री में 200 मील दूर तक, 200 मील के बाद जो भी संसाधन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय में स्तर रहता है। अगर 12 मील तट रेखा से 12 मील की दूरी वाला जो संसाधन होता है, दूरी के अंदर जो संसाधन होता है वो देश का संसाधन होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। लेकिन 200 मील दूर संसाधन वो अंतर्राष्ट्रीय में आता है।
दूसरा है देखिए, चौथा है विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के, एक संभावी, विकसित, भंडार और संचित को। संभावी संसाधन जिसका कि टेक्नोलॉजी मतलब कि भविष्य में हो सकता है, कभी संभावना है कि उसका उपयोग हो सकता है अपार मात्रा में, जैसे गुजरात और राजस्थान में अपार सौर ऊर्जा की संभावना है, भविष्य में होगा। अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी का अभाव हो सकता है, इसी कारण से नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। वही संभावी संसाधन जो कि भविष्य में कभी हो सकता है, उसी को संभावी संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन, विकसित जिसका उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है, जिसका भंडारण और मात्रा भी ज्ञात कर चुका है, उसी को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में कोयला का उपयोग हो रहा है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब हो गया आपका विकसित संसाधन। उसके बाद देखिए भंडार संसाधन, भंडार में जिसका कि अभी वर्तमान में हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल प्राप्त करना, हाइड्रोजन तो हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में है, इससे हम जल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी नहीं है। कभी हो सकता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल प्राप्त करना, ये क्या हुआ, भंडार संसाधन। संचित को संसाधन क्या हुआ, जिसका कि भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए संरक्षित करके रखा जाता है, तो उसी को कहते हैं संचित। जैसे कि और इसका भी उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी है लेकिन भविष्य में करेंगे। अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, दूसरे चीज से कर रहे हैं, जैसे जल विद्युत की संभावना। नदी बहुत भारत में है, तो भारत में नदी है तो जल अपार जल हो सकता है। तो इस तरह हो गया। अब हम लोग अध्याय पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं अध्याय का। तो देखिए एक नंबर क्या है, एक नंबर है लॉ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो हम उदाहरण में लिखे थे लॉ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये जो कि हमारे भारत में सीमित मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो लॉ अयस्क सीमित मात्रा में, इसलिए क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन होगा। एक नंबर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा, देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, मतलब विद्युत उत्पादन करना, वो विद्युत हम जल की सहायता से करते हैं उत्पादन। तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा का क्या होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन बोले या नवीकरणीय संसाधन, उसी को बोलते हैं। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन बोले या नवीकरणीय संसाधन, एक ही हुआ। तीसरा है किस राज्य में काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए इस अध्याय में मृदा के बारे में भी है। मृदा 8 प्रकार के होते हैं, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, पिटमय मृदा, ये सब मृदा। तो काली मृदा जो है सबसे अधिक गुजरात में होता है। गुजरात में सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, काली मृदा की विशेषता क्या है, काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए से काली कपासी में मृदा भी कहते हैं। इसे काली मृदा को रेगुण मृदा भी कहते हैं। ठीक है, काली मृदा को रेगुण मृदा भी कहते हैं, इसमें कपास की अच्छी खेती होती है, इसलिए काली कपासी मृदा भी कहते हैं। गुजरात में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाते हैं, तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब जम्मू कश्मीर, ये नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा, झारखंड भी नहीं, गुजरात हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर गुजरात। उसके बाद देखिए 4 नंबर नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन देखते हैं वन। देखिए वन, इसमें कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तो देखिए वन क्या है, नवीकरणीय, वन कभी खत्म नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर है जल भी बहुत अधिक मात्रा में, ये भी खत्म नहीं हो सकता है। तीसरा है पवन ऊर्जा भी बहुत अधिक, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तीनों क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। 5 नंबर है निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय मतलब जिस पर देश का अधिकार होता है, तो देखिए ऑप्शन देखिए बाघ तो किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है ना, तो ये बाघ नहीं होगा। जल संसाधन जो होता है ये पूरे राष्ट्रीय देश का अधिकार होता है, इसलिए से राष्ट्रीय संसाधन जल संसाधन हो जाए। शमशान भूमि ये सामुदायिक हो गया। चारण भूमि हो गया आपका सामुदायिक संसाधन। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है।
प्राकृतिक संसाधन जो कि भगवान द्वारा निर्मित कह सकते हैं, जो कि अपने आप निर्मित हुआ है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और मानव निर्मित जो कि मानव बनाए। तो देखिए जल, ये जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन नहीं बोला है, कौन नहीं है? तो देखिए जल तो ये प्राकृतिक संसाधन, खनिज प्राकृतिक संसाधन, भूमि प्राकृतिक, भवन हो जाएगा, ये मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 7 नंबर है, इनमें से कौन एक संसाधन नवीकरणीय है? नवीकरणीय जो कभी खत्म नहीं होगा। ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा होगा। कोयला तो होगा आपका अनवीकरणीय, इसका सीमित है। खनिज तेल भी सीमित है, गैस भी सीमित, तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। 8 नंबर है, नवीकरणीय योग संसाधन का एक उदाहरण दे। नवीकरणीय मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए सौर ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय योग संसाधन है। बॉक्साइड, ये भी सीमित मात्रा में। पेट्रोलियम अनवीकरणीय, कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद 9 नंबर है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट के नदी डेल्टा, देखिए डेल्टाई क्षेत्र में यह है दक्षिण भारत है, नहीं, यह है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के डेल्टाई क्षेत्र में अधिक नदियां निकलती है, इस तरह नदियां जाती है, तो ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। और डेल्टा जिस जगह अधिक होता है उसमें जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं, वो अधिक उपजाऊ होते हैं, जलोढ़ मृदा। तो पूर्वी तट के डेल्टाई क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। ये भारत के सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा, और यह सबसे अधिक मात्रा में और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। इसे आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा, एक बंगर हो गया, बंगर, और दूसरा हो गया खादर। बंगर क्या होता है? बंगर जो कि इसमें ये कम उपजाऊ होते हैं, ये नदी के ऊपरी वाले भाग में थोड़ा दूर में पाया जाता है, जहाँ की वो बहुत दिन तक 5 साल में एक बार बारिश आती है, ये कम उपजाऊ होता है। लेकिन खादर जो होता है ये नदी के जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र में जो होता है वही खादर होता है, जो कि इसका निर्माण हर साल होता है बाढ़ के द्वारा। ये अधिक उपजाऊ होते हैं। जलोढ़ मृदा में खादर जो होता है ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के, बंगर और खादर। तो होगा पूर्वी तट के नदी डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। 10 नंबर है, नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है। नहीं है, नवीकरणीय मतलब कौन खत्म होने वाला संसाधन, मतलब कौन खत्म हो सकता है ये बताना है। तो देखिए पवन ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता है, जल भी नहीं हो सकता है, और सौर ऊर्जा भी नहीं खत्म हो सकता है। खत्म कौन होगा? ये हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो सकता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन, जैव जिसमें जीवन व्याप्त होता है उसे जैव। तो देखिए भूमि में जीवन व्याप्त होता है? नहीं, यह जैव संसाधन नहीं है। उसके बाद जल भी नहीं होगा। मानव एक जैव संसाधन है। ये सब क्या है? वो जैव संसाधन है, इसमें जीवन व्याप्त नहीं है। 12 नंबर है, कपास उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो हम बताएं काली मृदा को कपासी मृदा कहते हैं, क्योंकि उसमें कपास की खेती अच्छी होती है। तो क्या हो जाएगा? काली मृदा हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? रेतीली और लवणीय, ये हो गया आपका मरुस्थलीय मृदा। यह आमतौर मरुस्थलीय मृदा जो होता है ये रेतीली भी होता है और लवणीय भी होता है। ये राजस्थान में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। लवणीय मृदा राजस्थान में होता है, और गुजरात में भी थोड़ा होता है, वही लवणीय मृदा सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? मृदा का संरक्षण नहीं होता है। देखिए किस तरीके द्वारा? समुचित खेत जुताई, समुचित खेत जुताई इससे भी होता है। समुचित खेत जुताई होता है कि खेत का समांतर जुताई करना, तो उसी को समुचित खेत। पट्टी खेती, पट्टी मतलब रक्षक मेखला, इस सब में क्या होता है? मृदा का संरक्षण होता है इससे। लेकिन ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, मतलब कोई ढाल भूमि है उसे इधर से इधर हल चला दे, तो उससे क्या होगा? और मृदा का अपरदन हो जाएगा। तो क्या होगा? मृदा का उससे संरक्षण नहीं होगा बल्कि अपरदन होगा। तो इसमें बोला है कौन संरक्षण नहीं करता है? तो ढाल से ऊपर से ढाल की तरफ हल चलाने पर क्या होता है? मृदा संरक्षित नहीं रहता है बल्कि और खराब हो जाता है। उसके बाद 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण? जैविक मतलब जैविक मतलब जैव अर्थात जिसमें जीवन व्याप्त होते हैं। देखिए चट्टान, ये जैविक संसाधन नहीं है। लौह, ये भी नहीं है। सोना भी नहीं है। पशु में जीवन व्याप्त होते हैं, इसलिए जैविक संसाधन है। 16 नंबर, सड़कें नहरें किस प्रकार का संसाधन है? तो हम बताया अभी कि सड़क हो, नहर हो, या कोई पुल हो, नदी हो, इस पर राष्ट्रीय संसाधन मतलब देश का अधिकार होता है।
तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? ठीक है, काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए ऑप्शन में जो होगा, देखिए महाराष्ट्र इसमें पाया जाता है, गुजरात इसमें भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश इसमें भी पाया जाता है, लेकिन राजस्थान जो होता है इसमें नहीं पाया जाता काली मृदा, इसमें मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। 18 नंबर है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से मान्य, जो आर्थिक रूप से यहाँ होगा मान्य, आर्थिक रूप से संभव, ठीक है, आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो तो उसे क्या कहते हैं? तो हम शुरू में बताया इसका परिभाषा की, जो आर्थिक रूप से मान्य और सांस्कृतिक रूप से संभाव्य हो तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मतलब आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य तो उसे संसाधन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर है, भूमि निम्नीकरण में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं होती है? ये भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि का उपजाऊ अर्थात भूमि की उर्वरकता शक्ति घट जाना, किसी कारणवश से भूमि की उर्वरकता शक्ति घट जाना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो देखिए भूमि निम्नीकरण इनमें से कौन सी भूमिका नहीं है? ठीक है, वन काटने से भूमि की निम्नीकरण होता है, उसका उर्वरकता शक्ति घट जाती है। उसके बाद अति पशुचारण से भी होता है, और खनन से भी भूमि निम्नीकरण होता है, और मधुमक्खी पालन से भूमि निम्नीकरण नहीं होता। भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि की उपजाऊ शक्ति घट जाना, उसी को भूमि। 20 नंबर है, आपके घर में एक दूध देने वाला गाय है, आप इसे किस तरह के संसाधन मानते हैं? तो देखिए दूध देने वाला गाय, उसमें क्या है? जीवन व्याप्त है, हम तो उसे जैव संसाधन कहेंगे। तो क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन, देश का अधिकार होता है? नहीं। सामुदायिक वे भी नहीं होता है, और जैव हो जाएगा। अगर इसमें बोले व्यक्तिगत संसाधन तब वो भी हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, क्योंकि गाय मेरा व्यक्तिगत है, पर्सनल है, तो इसमें व्यक्तिगत संसाधन बोल सकते हैं। नहीं तो ऑप्शन में जैव है तो जैव संसाधन, क्योंकि उसमें जीवन व्याप्त है। 21 नंबर है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि पर खेती की जाती है उसमें क्या कहते हैं? तो जिस भूमि पर खेती होती है उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि हो जाएगा। 22 नंबर है, इनमें से कौन सी नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय नहीं मतलब नवीकरणीय जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए नवीकरणीय, जल संसाधन नवीकरणीय है, पवन भी नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है। इसमें पूछा कौन नहीं है, तो कोयला हो जाएगा आपका। 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश की महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? देखिए हम शुरू में बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तटरेखा से 200 मील दूर के बाद जो होता है वो किसी देश का अधिकार नहीं होता उसमें। तो क्या होगा, देखिए कितने किलोमीटर बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? तो 200 मील दूर, यहाँ 200 किलोमीटर दे दिया है, 200 मील दूर होगा। ठीक है, 24 नंबर है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने % पर पठार पाए जाते हैं? पठार देखिए 43% पर हमारा भारत में मैदान पाया जाता है। मैदान 43% पर, 30% पर पर्वत पाया जाता है, पर्वत, और 27% पर पठार पाया जाता है। तो क्या होगा, पठार बोलता है कितने % भाग पर पठार पाया जाता है? तो 27% भाग पर पठार पाया जाता है। उसके बाद 25 नंबर है, मृदा अपरदन में कौन सा कारक नहीं है? कौन मृदा अपरदन नहीं करता? जल करता है, जल तो मृदा अपरदन करता है क्योंकि नदियाँ निकलती है तो अपने साथ मिट्टी को ले जाती है बाहर से, तो मृदा अपरदन होता है। वायु करता है, वायु भी करता है। उसके बाद इस जगह हिम क्या करता है? मृदा अपरदन करता है। वन क्या करता है? वन की कटाई करने से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। तो क्या होगा, हिम जो होता है, हिम यानी बर्फ ही मृदा अपरदन नहीं करता। हमारा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस तरह खत्म हो गया। आप लोग जुड़े रहें दिलीप सर एजुकेशन चैनल से, और आपके जितने भी साथी लोग हैं उससे भी बोले कि जुड़ने के लिए। और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।